नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी अपराध बोध, जिसे लिखा है रूप सिंह चंदेल जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बस में वह मेरी बगल की सीट पर बैठी थी। उस दिन उमस कुछ अधिक ही थी। बस चकेरी हवाई अड्डे के सामने अहिरवा के पास क्षण भर के लिए रुकी। बस रुकी, अंदर और अधिक गर्मी महसूस हुई। मेरी ओर देखती हुई वह बुदबुदाई, आज बहुत गर्मी है। मैं चुप रहा। आपको कहाँ जाना है? उसने पूछा। खजुहा, मैंने कहा। मैं वहीं की रहने वाली हूँ। चलो अच्छा हुआ, एक से दो भले। उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता झलक रही थी। जहानाबाद में बस के प्रवेश करते ही बोली थी, आपके ठहरने की व्यवस्था तो हो गई होगी ना? ठहरने की व्यवस्था तो शायद कॉलेज के मैनेजर साहब के घर में ही है। मैंने उत्तर दिया तो वो क्षण भर के लिए चुप हो गई। थोड़ी देर बाद बुझे स्वर में वह बोली, लेकिन वापसी लौटने से पहले आप मेरे गरीब खाने में अवश्य तशरीफ लाएं। गांव के लोग मुझे अन्नपूर्णा के नाम से जानते हैं। मैं आपकी राह देखूंगी। रात के ठीक 8:30 बजे बस जहानाबाद पहुंची। खजुआ वहां से लगभग 3 मील था। एक जीप बस स्टॉप के बाहर खड़ी थी और ड्राइवर बैठा ऊँघ रहा था। जीप के पास जाकर ड्राइवर को जगाया, आंखें मलता हुआ बोला, ओ साहब आप आ गए। मैं कुछ कहूँ इससे पहले ही वह जीप से कूदकर एक दुकान की ओर दौड़ गया। मैं हतप्रभ जीप के पास खड़ा रहा। थोड़ी देर में ड्राइवर लौट आया। उसके साथ एक सज्जन और थे, जो अपनी धोती संभालते हुए जल्दी जल्दी चले आ रहे थे। उन्होंने आते ही मेरे बिना पूछे अपना परिचय दे डाला कि वह उसी कॉलेज में इतिहास के प्रवक्ता हैं। जीप में पीछे बैठते हुए मुझे पीछे ही बैठने के लिए बाध्य किया। रास्ते भर वह अपने कॉलेज के मैनेजर नानक चंद और प्राचार्य की ही बातें करते रहे। नानक चंद ने अपने घर में मेरे ठहरने का प्रबंध किया था। पहुंचते ही उन्होंने आगे बढ़कर स्वागत किया। कॉलेज के प्राचार्य जी भी उनके साथ थे। काफी देर तक बातों की औपचारिकता निभाई जाती रही। दूसरे दिन सुबह उनके नौकर ने आकर मुझे जगाया। 7 बज चुके थे। जल्दी तैयार हो रहा था कि आवाज आई, प्रोफेसर साहब, प्राचार्य जी नाश्ते के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नाश्ता करके जब मैं उठने लगा, तब नानक चंद मुझे एक बंद लिफाफा थमाकर बोले, यह कॉलेज की ओर से एक तुच्छ भेंट है, स्वीकार कीजिए। लिफाफा खोलकर देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि नानक चंद ने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया। मैं क्रोध से कांपने लगा। नानक चंद का अभिप्राय मेरी समझ में आ गया था। मैंने झटपट सूटकेस में अपने कपड़े ठूंसे और उनके पास जा पहुंचा। मुझे देखते ही नानक चंद बोले, क्या बात है प्रोफेसर साहब, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। और ये सूटकेस सूटकेस लेकर कहाँ चल पड़े? उन्होंने नौकर से कहा कि वह सूटकेस मेरे हाथ से ले ले, लेकिन मेरी मुद्रा देखकर नौकर का साहस ही नहीं हुआ कि वह आगे बढ़े। अब तक मैं अपने क्रोध पर काबू पा चुका था। फिर भी तेज स्वर में बोला, आपने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया? कैसे? आप क्या सोचते हैं कि इन कागज के टुकड़ों पर मैं अपना ईमान बेच दूंगा? यह लीजिए आपकी भेंट। और वह लिफाफा उनकी मेज पर पटक कर मैं मुड़कर चल पड़ा। आप समझते क्यों नहीं प्रोफेसर साहब, उन लड़कों के भविष्य का प्रश्न है। मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। अच्छा अच्छा, आप पैदल मत जाइए कॉलेज, ड्राइवर छोड़ आएगा आपको गाड़ी से। शुक्रिया, कहकर मैं तेजी से बाहर निकल गया। 10 बजे से 1 बजे तक परीक्षा लेने के बाद पुनः 3 बजे से 6 बजे तक का समय मैंने शेष विद्यार्थियों के लिए निश्चित कर दिया। निर्विघ्न कार्य समाप्त करके हाथ में सूटकेस लटकाए मैं खजुहा के छोटे से बाजार में होटल की तलाश करने लगा। लेकिन खजुहा के उस छोटे से बाजार में मुझे कोई होटल नजर ही नहीं आया। मैं परेशान एक छोर से दूसरे छोर तक बाजार के 2 चक्कर लगा आया। तभी मुझे अन्नपूर्णा जी की याद हो आई। याद आया कि उन्हें यहाँ जाने के लिए मैंने उनसे अस्पष्ट सा वायदा भी किया था। सोचा क्यों न चलकर उन्हीं के यहाँ रुका जाए। पूछता हुआ मैं अन्नपूर्णा जी के घर पहुंचा।
मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई। खुशी से वह बोली, सोच रही थी शायद आपको सुध न रही होगी। बड़ी खुशी हुई आपके आने से। सच, बड़े भाग्य से अतिथि घर आते हैं। संकोचवश मैं कुछ नहीं बोला। वह बोली, परीक्षा समाप्त कर आए? नहीं नहीं, अभी आधे लड़के शेष हैं। अच्छा अच्छा, आप बैठिए, मैं अभी चाय तैयार करके लाती हूँ। आप हाथ मुंह धो लीजिएगा, फिर भोजन की तैयारी करती हूँ। आप परेशान ना हो, भोजन तो मैंने औपचारिकता दिखानी चाहिए। वह बोली, यह नहीं हो सकता, भोजन तो आपको करना ही पड़ेगा। और इसमें परेशानी की क्या बात है, चार फुलके ही तो सेकने हैं। मैं चुप हो गया। चाय पीते हुए मैंने उन्हें गौर से देखा। लगभग उम्र उनकी 60 के आसपास की थी। गौरवर्ण और चेहरे पर अभी भी तेज विद्यमान था। श्वेत परिधान में मुझे वह एक तपस्विनी से कम प्रतीत नहीं हुई। काफी बड़ा मकान था उनका। मैंने पूछा, आप अकेली रहती हैं क्या इसमें? वह उदास हो गई। कुछ क्षण बाद वह संयत होकर बोली, अकेली ही रहती हूँ अब। बड़ा परिवार था मेरा, किंतु अब तो ससुराल और मायके दोनों जगह मैं अकेली ही बची हूँ। मैंने देखा, उनकी आंखें गीली थी। क्षमा कीजिएगा, मैंने यह सब कुछ पूछकर शायद आपको कष्ट पहुंचाया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आंखें पोंछती हुई वह बोली, आप भोजन कर लीजिए, अभी तैयार करके लाती हूँ। भोजन करते समय उन्होंने बताया कि उनके दो भाई हैं, एक उनसे छोटा और एक बड़ा, और एक छोटी बहन थे। जब उनकी शादी हुई थी उस समय तो माँ बाप भी थे। उनकी ससुराल खजुआ से 4 मील दूर थी। वहां उनके पति और सास थे। उनके भाई क्रांतिकारी थे। आजादी के आंदोलन के समय अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर फांसी पर लटका दिया। आंचल से आंखें पोंछती हुई वह बोली थी, बड़े भैया की शहादत का समाचार सुनकर मेरी बहन राधा ने आत्महत्या कर ली और छोटा भाई थोड़े दिन बाद ही क्षय रोग का ग्रास बन गया था। भैया की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही मेरे पति भी नहीं रहे थे। सास पहले ही चल बसी थी। ससुराल के अन्य लोग जायदाद के कारण मुझे वहां टिकने नहीं देना चाहते थे। किसी तरह प्राण बचाकर पिता के पास आ गई थी और तब से यही हूँ। उनकी करुण कथा सुनकर मेरा हृदय उनके प्रति करुणा से भर उठा। थोड़ी देर के लिए हम लोग चुप रहे। कमरे में सन्नाटा रेंगता रहा। मैंने भोजन समाप्त कर लिया। बर्तन उठाकर वह अंदर रख आई। आकर फिर बोली, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, अभी तो कॉलेज जाने में काफी समय है। मैं लेट गया। हम दोनों के मध्य सन्नाटा फिर रेंगने लगा था। उमस उस दिन भी कुछ ज्यादा ही अधिक थी। आप नानक चंद के यहाँ ठहरे थे ना? उन्होंने मौन भंग करते हुए कहा। हाँ, वहीं ठहरा था। सुना है आपकी उससे कुछ गर्मा गर्मी हो गई थी। मैं हतप्रद उन्हें देखता रह गया और पूछा, आपको कैसे मालूम? कुछ लोग आपस में बतिया रहे थे, उन्हीं से मालूम हुआ। गांव ज्यादा बड़ा नहीं है ना, बात फैलते देर नहीं लगती। मैंने पूरी घटना उन्हें सुना दी। उदासी के साथ वह बोली, बड़ा ही नीच आदमी है वह। मुझे तो इसने तबाह ही कर दिया है। कैसे? मैंने चौंकते हुए पूछा। यह कॉलेज से लगी जो जमीन है, इसमें से आधी मेरी है, जिस पर इसने मेरे पिता की मृत्यु के बाद जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। आपने मुकदमा दायर नहीं किया उसके विरुद्ध? मैं हूं अकेली, और वह भी औरत जात। सब कुछ किया, लेकिन उस जगह पर उस जैसे भ्रष्ट लोग ही बैठकर रिश्वत देकर मुकदमा लड़ते हैं, तो मुकदमा वह जीत गया। आपने सरकार से अपील की। आप तो एक ऐसे परिवार से हैं जिसके भाई ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। कोई लाभ नहीं इससे। सरकार भी बहरी हो चुकी है। उन क्रांतिकारियों के परिवारों के पास थोड़ी सी जमीन बची है, उस पर भी वह अपना अधिकार जता रहा है। मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। आपका कोई परिचित वकील अगर इलाहाबाद में हो तो बताइए। वैसे तो मेरी जिंदगी का क्या ठिकाना, लेकिन बेसहारा होकर भी तो नहीं जी सकती ना। मैंने खुद सोचा है, अगर यह जमीन बचा पाई तो मरते समय गांव के गरीबों को दे दूंगी। यह तो बहुत अच्छा विचार है आपका। कहते हुए मैंने घड़ी देखी। 3 बजने वाले थे। उठते हुए पूछा, शाम को कोई बस जाती है कानपुर? 4 बजे जाती है, उसके बाद कोई नहीं जाती। लेकिन आप परेशान क्यों हो रहे हैं? सूटकेस छोड़ जाइए,
कल चले जाइएगा। विवशता थी, परीक्षाएं 6 बजे समाप्त होनी थी, अतः वह रात उन्हीं के यहाँ काटने का निर्णय लेकर मैंने सूटकेस वहीं छोड़ दिया और कॉलेज चला गया। इटावा पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपने मित्र राकेश को इलाहाबाद पत्र लिखा। उससे आग्रह किया कि वह यथाशीघ्र जाकर अन्नपूर्णा जी से मिले और इस बारे में अन्नपूर्णा जी को भी लिखा। दोनों के ही उत्तर शीघ्र प्राप्त हुए। राकेश यथा योग्य करने का आश्वासन दिया था। अन्नपूर्णा जी के प्रति मेरी श्रद्धा इतनी बढ़ गई थी कि मैं स्वयं अपने अंदर उनकी पीड़ा झेल रहा था। कुछ दिनों बाद मुझे एक और पत्र प्राप्त हुआ, जिससे मुझे ज्ञात हुआ कि वह इलाहाबाद जाकर राकेश से मिल आई थी और राकेश ने बिना कोई खर्च लिए मुकदमे की पैरवी करना स्वीकार कर लिया था। राकेश की इस उदारता से मैं उसके प्रति आभारी हो उठा था। समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। लगभग 1 वर्ष बीत गया। अचानक अन्नपूर्णा जी के पत्र आने बंद हो गए। मैंने राकेश को उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखा। राकेश ने लिखा कि अन्नपूर्णा जी लगभग 2 महीने से ना तो उनसे मिली और ना ही उनका कोई पत्र उसे प्राप्त हुआ है। उसने यह भी लिखा कि मुकदमा फाइनल स्टेज में है और अचानक उनके मौन हो जाने से उसे काफी परेशानी हो रही है। उसने विश्वास व्यक्त किया कि वह निश्चित ही मुकदमा जीत जाएंगी। पत्र पढ़कर मैं गंभीर मुद्रा में डूबा, कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। दूसरे दिन मैंने उन्हें तार दिया। 8 दिन तक उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु निराशा ही हाथ लगी। अंत में हार कर मैंने स्वयं खजुआ जाने का निर्णय लिया। जब मैं खजुआ उनके घर पहुंचा तो दरवाजे पर लटकते ताले को दूर से देखकर मेरा दिल बैठने लगा। अंदर ही अंदर आशंका घर करने लगी। मुझे इनके दरवाजे के सामने हैरान सा खड़ा देखकर पास के मकान से निकलकर एक महिला ने पूछा, आप किससे मिलना चाहते हो? यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ जो अन्नपूर्णा जी रहती थी, मुझे उनसे मिलना है। वह तो न जाने कब की यहाँ से चली गई। आप बता सकती हैं वह कहाँ गई? नहीं, मुझे ठीक से मालूम नहीं कि वह कहाँ गई है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वह शायद बनारस चली गई या वृंदावन। लेकिन क्यों? मैं आगे कुछ कहते कहते रुक गया। वह महिला अब मेरा अभिप्राय शायद समझ गई थी और बोली, गुंडे रहने देते तब न रहती बेचारी। मेरे सामने नानक चंद का चेहरा घूमने लगा। लगा जैसे वह चेहरा बड़ा होता जा रहा है और उस विभत्स आकृति की चमेट में मैं भी आ गया हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।